एक आदमी जो अपने करियर और अपने जीवन के प्यार के बीच फंसा है, अचानक खुद को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए साल में केवल 30 मिनट मिलते हैं। बीमा एजेंट मैक्सिम काम पर जाते हुए क्लाइंट से फोन पर बात करते हैं और जल्दबाजी में अपने सामान गिरा देते हैं, साथ ही अपनी मां के कॉल को अनदेखा कर देते हैं। ऑफिस पहुंचने पर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कंपनी के बॉलिंग प्लान और अपने अकाउंटेंट का जन्मदिन दोनों भूल गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड साशा उन्हें सरप्राइज देती है और याद दिलाती है कि आज उनकी सालगिरह भी है। मैक्सिम दिखावा करते हैं कि उन्हें याद था और कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आज रात अपने सहकर्मियों के साथ बॉलिंग के लिए भी आमंत्रित किया है। साशा को इस पर विश्वास नहीं होता तो मैक्सिम सफाई देते हैं कि वे काम में व्यस्त थे। फिर भी साशा जिद करती है कि वे आज उनके खास जगह पर पिकनिक के लिए जाएं और वह पहले ही एक बास्केट तैयार कर चुकी है। आखिरकार साशा उनसे कबूल करवाती है कि वह भूल गए थे और मजाक के बाद मैक्सिम वादा करते हैं कि वे हफ्ते भर की छुट्टी लेंगे। खुश साशा बाहर उनका इंतजार करने चली जाती है, जबकि उनका बॉयफ्रेंड अपने बॉस के ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। वहां वह देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है। अपने बॉस के खराब मूड को देखते हुए मैक्सिम पहले वहां से हटना चाहते हैं, लेकिन उनके बॉस उन्हें नई खुली हुई पोजीशन ऑफर करते हैं। प्रमोशन पाने की चाह में मैक्सिम स्वीकार कर लेते हैं तो बॉस उनके सामने कागजात का ढेर रख देते हैं। साशा से किए अपने वादे को याद करते हुए मैक्सिम पूछते हैं कि क्या वह सोमवार तक इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके बॉस याद दिलाते हैं कि सफलता के लिए लोगों को काम करना पड़ता है और सवाल करते हैं कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड एक अमीर आदमी के साथ रहना चाहती है या एक भिखारी के साथ। परेशान होकर मैक्सिम सहमत हो जाते हैं कि वे आज ही काम पूरा करेंगे। बॉस फिर से उनके सामने कागजात का ढेर रख देते हैं और देखते हैं कि अकाउंटेंट जा रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक्सिम उसके एक गिफ्ट को लेकर साशा को देने बाहर जाते हैं, लेकिन जब साशा गिफ्ट खोलती है तो उसमें अकाउंटेंट का नाम लिखा हुआ देखती है। जानकर कि यह गिफ्ट उनके लिए नहीं था, वह व्यंग्य में इसे स्वीकार करती है। तभी एक टैक्सी आती है और साशा उन्हें कार की तरफ ले जाती है। मैक्सिम समझौता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वे कल समय निकालेंगे, लेकिन साशा टैक्सी ड्राइवर तमारा को उन्हें वहां से ले जाने का निर्देश देती है। ड्राइव के दौरान मैक्सिम सोचते हैं कि क्या वे इस पिकनिक को जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन साशा कहती है कि वह उन्हें कभी भी समय नहीं देते। अपने बॉस का तर्क अपनाते हुए मैक्सिम पूछते हैं कि क्या वह एक अमीर आदमी के साथ रहना चाहती हैं या भिखारी के साथ, लेकिन साशा जवाब देती है कि वह उन्हें ही चाहती है। भावुक होकर मैक्सिम कहते हैं कि वे उसे दिन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी तमारा से तेज चलाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर तमारा पूछती है कि आज का मौका क्या है, तो साशा बताती है कि यह उनकी 5वीं सालगिरह है। तमारा उन्हें सलाह देती है कि वे इसे विशेष बनाएं, लेकिन साशा बताती है कि वे शादीशुदा नहीं है। तमारा पूछने ही वाली होती है कि तभी मैक्सिम को उनकी कार से धुआं निकलता दिखता है। तमारा गाड़ी रोकती है और उनसे मदद मांगती है। इंजन की देखरेख के दौरान तमारा पूछती है कि वह क्यों सोचते हैं कि उनका काम साशा के साथ रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैक्सिम तर्क देते हैं कि वे साशा के लिए भविष्य बना रहे हैं, लेकिन तमारा इसे एक चींटी से तुलना करती है जो अपने बनाए टीले में अकेले मर जाती है। मैक्सिम तर्क करते हैं कि उन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। तमारा कहती हैं कि कोई भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान होता है। यात्रा जारी रखते हुए तमारा कहती हैं कि मैक्सिम साशा को प्रपोज करने वाले हैं। साशा चौंक जाती हैं और खुशी से प्रपोजल को स्वीकार करती हैं। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और प्रतिशोध में मैक्सिम तमारा को 1 स्टार रेटिंग देते हैं। ड्राइवर गुस्से में अपने कार का हॉर्न बजाती है। अचानक मैक्सिम की बहन नताशा और उनके पति विचा वहां पहुंचते हैं। नताशा मैक्सिम को सूट में बदलने के लिए वैन में ले जाती हैं, लेकिन मैक्सिम आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं कि साशा ने उनकी सालगिरह के लिए क्या योजना बनाई थी। नताशा फिर उन्हें उनकी शादी के स्थल पर ले जाती है, जहां उनका बॉस भी मौजूद होता है, तो मैक्सिम वादा करते हैं कि वह काम जल्द ही पूरा करेंगे। हालांकि उनके बॉस उन्हें उनकी 3 दिन की छुट्टी की याद दिलाते हैं। वे वेदी पर जाते हैं, जहां मैक्सिम अपनी मां को देखकर चौंक जाते हैं। उनकी मां उन्हें उनके पिता की टाई पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा मना करती है क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो चुका है। जल्द ही साशा गलियारे में आती है और अपने दूल्हे से मिलती है, जो उससे पूछता है कि उसने इतनी जल्दी शादी कैसे आयोजित की। वह उलझन में रहती है, इसलिए वह उसकी तारीफ करता है और उसे चूमता है। नताशा फिर शैंपेन की बोतल खोलती है और अचानक मैक्सिम खुद को एक खाली समुद्र तट पर एक शादी की अंगूठी और गर्भवती साशा के साथ पाते हैं। वे जागने के लिए अपना चेहरा धोते हैं, लेकिन जब इससे कुछ नहीं होता तो वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उसके पेट को छूते हैं। उलझन में वह उससे पूछते हैं कि शादी के साथ क्या हुआ। सोचते हुए कि उसे सनस्ट्रोक हो गया है, वह उसे घर ले जाती है। वहां पहुंचने पर साशा अपने कमरे में जाती है और उसका पति उसके पीछे चलता है, दरवाजा खटखटाता है। वह सोचते हैं कि उसने शादी और गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन साशा अचानक उनके पीछे प्रकट होती है, पहले ही नाश्ता बना रही होती है और अब गर्भवती नहीं होती। इसके बजाय वह एक टॉडलर को रसोई में एक ऊंची कुर्सी पर देखता है। वह पूछते हैं कि यह बच्चा कहां से आया, लेकिन साशा उससे कहती है कि वह उनकी सालगिरह पर ड्रामा न करे। कमरे में तनाव के कारण उनका बेटा रोने लगता है, इसलिए साशा उसे अपने साथ ले जाती है। अब अकेले मैक्सिम अपने चारों ओर देखते हैं और उनके परिवार की तस्वीरें देखते हैं, जिसमें वह अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं। फिर वह अपनी बहन को कॉल करते हैं और उससे मिलने को कहते हैं। मैक्सिम अपनी कार में बैठते हैं, हालांकि उन्हें याद नहीं आता कि उनके पास कभी यह कार थी। वह जल्द ही अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनकी मां का कॉल आता है। कॉल को अस्वीकार करते समय वह नहीं देख पाते कि उनके कपड़े और कार बदल रही है, जब तक कि वह वाहन से बाहर नहीं निकलते। वह फिर नताशा के कार्यालय जाते हैं। वहां मैक्सिम बताते हैं कि उनकी याददाश्त में संभवतः पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है।
मैक्सिम बताते हैं कि वह अचानक खुद को किसी और समय में पाते हैं और उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका साशा के साथ बच्चा हुआ है। नताशा इसे अनदेखा करते हुए अपने युवा मरीज के पास जाती है, जो अजीब आदमी को याद दिलाता है कि बच्चे तब पैदा होते हैं जब एक जोड़ा एक दूसरे से प्यार करता है। नताशा टिप्पणी करती है कि उसका भाई किसी से प्यार नहीं करता। मरीज फिर कहता है कि जब उसे कुछ मिलता है तो उसकी मां उसे बताती है कि यह इसलिए है क्योंकि वह उसकी मदद करने में जल्दबाजी करता है। नताशा उन्हें अपने पति से सलाह लेने का सुझाव देती हैं, लेकिन मैक्सिम को याद आता है कि विचा एक कार मैकेनिक थे। पता चलता है कि नताशा ने उसे तलाक दे दिया और एक न्यूरोलॉजिस्ट से शादी की। बाद में उसका नया पति मैक्सिम के ब्रेन स्कैन की जांच करता है, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह उन्हें आराम करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने की सलाह देता है। नताशा भी उनसे अपनी मां से मिलने के लिए कहती है। मैक्सिम फिर डॉक्टर के कैलेंडर पर ध्यान देते हैं और महसूस करते हैं कि 4 साल बीत चुके हैं। वह गुस्से में बड़बड़ाते हैं कि यह असंभव है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ते हैं उन्हें पता चलता है कि नताशा और उनके पति गायब हो गए हैं। कैलेंडर यह भी दिखाता है कि एक और साल बीत चुका है और मैक्सिम केवल हताशा में चीख सकते हैं। वह घर लौटते हैं और साशा को कपकेक बनाते हुए चौंकाते हैं। वह उसे बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वह अपने जीवन के हिस्सों को छोड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी इसे सामान्य मानती है क्योंकि वह केवल काम ही करते हैं। फिर भी मैक्सिम को लगता है कि वह पागल हो रहे हैं और डरते हैं कि साशा आखिरकार उन्हें छोड़ देंगी। उनकी पत्नी उन्हें आश्वासन देती है कि वह सिर्फ अधिक काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब उसका कपकेक बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वह अब आराम करना शुरू कर सकते हैं। फिर वह उनके सरल दिनों को याद करती है, लेकिन यह भी अफसोस जताती है कि वह थक कर हमेशा घर आते हैं और उनके बीच अंतरंगता में कमी आई है। भावनाओं के आवेग में वे आखिरकार कुछ समय की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्सिम अपनी शर्ट उतारते हैं उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने फिर समय छोड़ दिया है। इस बार वह खुद को अपनी पत्नी और उनके क्लाइंट्स के सामने पाते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं। साशा उन्हें बाहर ले जाती है, जहां वह अपने समय के छलांगों के बारे में बड़बड़ाते हैं, जिसे उन्होंने समझा कि हर 30 मिनट में होता है। महिला इस बात को नजरअंदाज करती है और अपने क्लाइंट्स के सामने शर्ट उतारने के लिए मैक्सिम को डांटती है, जबकि उसे उनके बेटे की देखभाल करनी थी। फिर वह उससे पूछती है कि उनका बेटा कहाँ है और मैक्सिम जवाब देता है कि उसे नहीं पता। वह पास के खेल के मैदान में अपने बेटे को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं, हालांकि उसे यह भी नहीं पता होता कि उसका बेटा कैसा दिखता है। उनकी मां फिर से कॉल करती है, लेकिन मैक्सिम कॉल को अस्वीकार कर देते हैं और खोज जारी रखते हैं जब तक कि उन्हें एक लड़का घूरता हुआ दिखता है। सोचते हुए कि वह उसका बेटा है, वह उसे उठा लेते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा उनका पीछा करने लगता है। पता चलता है कि दूसरा लड़का उनका बेटा स्टोपा है, इसलिए मैक्सिम दूसरे बच्चे को छोड़कर अपने बेटे को उठा लेते हैं। वह उसे कंधे पर बिठाते हैं और जल्दी से घर की ओर बढ़ते हैं, हालांकि बेटे के खेलने पर मैक्सिम नाराज हो जाते हैं। इससे बच्चा नाराज हो जाता है तो वह माफी मांगते हैं और मानते हैं कि उसे नहीं पता कि उससे कैसे बात करें। लड़का फिर मजाक में उन्हें पापा कहकर बुलाता है। अपने बेटे को पापा कहते सुनकर मैक्सिम का उत्साह बढ़ता है और वह उसके साथ खेलना शुरू करते हैं, केवल फिर से समय को स्किप करते हुए। साशा उन्हें उनके यार्ड में निराश पाती है और कहती है कि यदि वह नहीं चाहते तो बेटे के कॉन्सर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिम उसे आश्वस्त करते हैं कि वह जाएगा, लेकिन अचानक उसे अपने बॉस का कॉल आता है जो उसे कार्यालय आने के लिए कहता है। कोई चारा न होते हुए मैक्सिम अपनी पत्नी से कहते हैं कि उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बंद करने के लिए काम पर जाना होगा। यह सुनकर साशा बस कार से बाहर निकल जाती है। काम पर जाते हुए मैक्सिम अपने बेटे को कॉल करते हैं और समझाते हैं कि वह यह सब उनके परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन तभी बॉस का कॉल आता है और वह इस कॉल पर स्विच करते हैं। जब वह वापस अपने बेटे से बात करना चाहते हैं तो स्टोपा कॉल काट चुका होता है। मैक्सिम फिर से एक समय स्किप में खुद को पाते हैं, इस बार एक महंगी ऑटो ड्राइव कार में। वह कार से घर जाने के लिए कहता है और वाहन उसे उसके शानदार घर पर ले जाती है। वहां वह अपनी पत्नी की तलाश करते हैं, लेकिन न तो वह और न ही स्टोपा वहां होते हैं। वह उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन वे जवाब नहीं देते। जल्दी सोचते हुए वह नताशा को कॉल करते हैं और उससे ठीक 1 साल बाद उसी समय मिलने का कहते हैं, एक नई टीवी के बदले का वादा करते हुए। तभी वह फिर से समय स्किप कर देते हैं और नताशा अपने नए प्रेमी के साथ पहुंचती है। मैक्सिम अपनी बहन से साशा के बारे में पूछते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता सके, ऊपर से एक बार ड्रेस महिला नीचे आती है और जल्दी से नाश्ता बनाती है। जैसे ही वह आराम से लिविंग रूम में बैठती है, मैक्सिम नताशा से पूछते हैं कि वह महिला कौन है, तो वह याद दिलाती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। चौंकते हुए वह अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो उनकी बहन बताती है कि उन्होंने और साशा ने तलाक ले लिया था। सही करने का निश्चय करते हुए मैक्सिम अपने परिवार को ढूंढने के लिए बैग पैक करते हैं। उनके आश्चर्य के लिए जिस कैब में वह बैठते हैं वह तमारो की निकलती है। यात्रा के दौरान मैक्सिम महिला पर उसे श्राप देने का आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे 1 स्टार रिव्यू दिया था। ड्राइवर हंसते हुए कहती है कि उसने वास्तव में उन्हें एक शादी का तोहफा दिया था। वह बताते हैं कि उसके किए के कारण उसने अपना परिवार खो दिया। तमारो जोर देती है कि वही था जिसने चीजें बिगाड़ दी। यकीन न करते हुए वह उसे एक नई कार खरीदने का प्रस्ताव देते हैं ताकि वह उसे इस मुश्किल से मुक्त कर सके। वह इनकार करती है क्योंकि उसे अपनी समस्या खुद हल करनी है। तमारो उसे सलाह देती है कि जल्दबाजी छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करे। यह सोचते हुए कि वह उसे नीचा दिखा रही है, वह उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी तमारो घोषणा करती है कि वे साशा के घर पहुंच गए हैं। मैक्सिम बाहर देखते हैं और अपने बेटे को दोस्तों के साथ खेल से घर लौटते हुए पाते हैं। जैसे ही वह अपने परिवार को खुशी से घर की ओर जाते हुए देखते हैं, वह सोचते हैं कि क्या साशा अभी भी उनसे प्यार करती है। जब वह तमारो की ओर देखते हैं तो वह खुद को एक अलग कार में पाते हैं और उनके निजी ड्राइवर होते हैं।
उनका ड्राइवर फिर उनके सवाल का जवाब देते हुए बताता है कि शायद वह उससे प्यार करते हैं, कम से कम इतना कि वह हर दिन उनके घर के सामने से गाड़ी ले जाने को कहते हैं, इस उम्मीद में कि चीजें बदल जाएंगी। मैक्सिम कार से बाहर निकलने और साशा के घर की ओर जाने का फैसला करते हैं। जब वह दरवाजा खोलती है तो आदमी उससे अपने सामान पैक करने और अपने बेटे को साथ लाने के लिए कहता है। वह अपनी कुछ कपड़े अपनी कार के ट्रंक में रखता है। मैक्सिम बताता है कि उसके अनुभव ने उसे यह समझाया है कि वह केवल तभी खुश होता है जब वह उसके साथ होता है। हालांकि महिला जवाब देती है कि वह अब उसे खुश नहीं करती। वह अपने सामान को वापस ले लेती है, जबकि मैक्सिम उसे आश्वासन देता है कि चीजें बदलेंगी। उसे मनाने के लिए कि वह उससे बेहतर व्यवहार करेगा, वह घोषणा करता है कि वह अभी अपने बॉस को कॉल करेगा और नौकरी छोड़ देगा। कंफ्यूज होते हुए साशा उसे याद दिलाती है कि उसके बॉस की मौत हो गई है, यही कारण है कि वह उसकी जगह ले पाया। फिर वह उससे कहती है कि वह चला जाए, लेकिन आदमी उसे गले लगा लेता है। ठीक उसी समय एक बड़ा स्टार अपने माता पिता को बाहर देखता है और मुस्कुराता है, यह सोचते हुए कि वे फिर से एक साथ होंगे। फिर वह अंदर चला जाता है। हालांकि साशा अपने पूर्व से कहती है कि वह रुक जाए, क्योंकि वह उसकी चालाकियों के लिए पहले से ही आदी हो चुकी है। निराश मैक्सिम पूछता है कि क्या वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह बिना जवाब दिए अपने घर लौट जाती है। यह देखते हुए कि उसका समय समाप्त हो रहा है, वह अपने ड्राइवर से कहता है कि उसे गिटार की कक्षाएं बुक कराए। फिर ठीक एक साल बाद उसे एक गुलदस्ता, संगीतकारों, एक सूट और एक गिटार इस स्थान पर लाना होगा। समय फिर से स्किप होता है और मैक्सिम पाता है कि उसके ड्राइवर ने उसकी मांगें पूरी कर दी हैं। हालांकि जब वह गिटार बजाना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वह अभी भी इसमें खराब है। उसका ड्राइवर बताता है कि उसे गिटार की कक्षाओं के लिए कभी समय नहीं मिला, इसलिए मैक्सिम अपने उपकरणों को माराकास के एक सेट से बदल देता है। वह और बैंड साशा के घर के सामने खेलने लगते हैं, तभी एक आदमी बाहर आता है। वह यह स्पष्ट करता है कि साशा उसे देखना नहीं चाहती। समझते हुए कि वह शायद उसकी पूर्व पत्नी का नया प्रेमी है, मैक्सिम उस आदमी को धक्का दे देता है, जो बदले में उसे मुक्का मारता है। जब वह होश में आता है तो साशा और उसका प्रेमी उसकी देखभाल करते हैं। फिर महिला उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है और अंदर लौट जाती है, जिससे उसका प्रेमी उसके पूर्व से उसकी मांग को दोहराता है। वह यह भी बताता है कि वह साशा से शादी करने की योजना बना रहा है और इससे मैक्सिम नाराज हो जाता है, इसलिए वह फिर से झगड़ा शुरू करता है। इस दौरान समय स्किप होता है, लेकिन मैक्सिम अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए प्रेरित होता है। वह उसे खत्म करने के लिए एक गोल चाकू उठाता है, केवल यह जानने के लिए कि उस घर में अब एक नया परिवार रह रहा है। अब यह नहीं जानते हुए कि साशा कहाँ है, मैक्सिम हारकर अपनी कार में लौट जाता है। वह घर जाता है, जहां उसे नताशा को अपनी रसोई में शराब पीते हुए पाता है। भाई बहन इस बात पर शोक मनाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे बर्बाद किया। नताशा अपने पहले पति विका को छोड़ने पर पछताती है, जो वास्तव में उससे प्यार करता था। उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह एक कार मैकेनिक था, जबकि वह एक डॉक्टर थी। अब उसके पास कोई घर, बच्चे या व्यक्तिगत जीवन नहीं है। वह केवल इस बात के लिए आभारी है कि उनकी मां ने उसे उसके सबसे निचले बिंदु पर नहीं देखा। चौंकते हुए मैक्सिम पूछता है कि उनकी मां का क्या हुआ, तो नताशा उसे याद दिलाती है कि उसकी पिछले साल मौत हो गई। आदमी रियलाइजेस कि इन सभी वर्षों में वह उसकी कॉल अस्वीकार करता रहा है और अब वह कभी भी उससे बात नहीं कर पाएगा। नताशा उसे आश्वासन देती है कि उनकी मां को उस भव्य अंतिम संस्कार से खुशी हुई होगी जो उसने उसके लिए आयोजित किया था। निराशा में मैक्सिम निष्कर्ष निकालता है कि फिर भी अमीर होना गरीब होने से बेहतर है। इस विचार के बावजूद दोनों अपने खोए हुए चीजों के लिए शोक मनाते हैं। वे बस शराब पीने का फैसला करते हैं और मैक्सिम अपनी बहन से हर साल इस दिन उसके साथ रहने को कहता है ताकि वे यह एक साथ कर सकें। नताशा हंसते हुए इसे उनकी वार्षिक दुखद दिन कहकर बुलाती है। अगले समय के स्किप में भाई बहन उसी तरह से शराब पीते हैं जैसे उन्होंने तय किया था, लेकिन अंततः मैक्सिम खुद को अकेला पाता है क्योंकि उसकी बहन भी अब गुजर गई है। अब पूरी तरह से अकेला मैक्सिम समुद्र तट पर जाता है, जहां वह सो जाता है। वह वहां कई समय स्किप बिताता है, केवल तब जागता है जब वह अपने सीनियर वर्ष में होता है। फिर उसे स्टोपा का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उन्हें 30 मिनट में एक अनुबंध बंद करना है। मैक्सिम साशा के बारे में पूछता है और स्टोपा उसे सिर्फ याद दिलाता है कि वह नर्सिंग होम में है, न कि कार्यालय में। मैक्सिम नर्सिंग होम की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे साशा के कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि वह उसके रिश्तेदारों की सूची में नहीं है। एक योजना के साथ वह एक मरीज के पास जाता है और अपनी घड़ी उसके कपड़ों के लिए बदलता है। फिर वह एक मरीज के रूप में डिस्गाइज होकर कमरों तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त करता है। वह अंततः साशा से मिलता है तो वह उससे माफी मांगता है कि वह उसकी ज्यादा कद्र नहीं करता था, यह जोड़ते हुए कि वह उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वह फिर अपना प्यार इजहार करता है और केवल 15 सेकंड बचे होते हैं, वह उससे कहता है कि वह उसे पकड़ ले। घड़ी फिर से 10 पर टिकती है, लेकिन वह अभी भी साशा के साथ है। यह देखकर कि उसने अंततः अपना श्राप तोड़ दिया है, मैक्सिम साशा को बिल्डिंग से बाहर ले जाता है, उसके विरोधों के बावजूद। वह अंततः उसके साथ समय बिताने की योजना बनाता है और उसे आश्चर्य होता है कि तमारो की टैक्सी पास में है। उसका फोन बजने लगता है, लेकिन वह उसे फेंक देता है और तमारो की कार में कूद जाता है, जो एक दिन भी नहीं बढ़ी है। महिला अपने रियर व्यू मिरर को समायोजित करती है और मैक्सिम खुद को उस दिन वापस पाता है जब साशा ने उसे पिकनिक पर जाने पर जोर दिया था। तुरंत वह साशा से प्रस्ताव करता है और वह हाँ कहती है। खुश होकर वह उसे और तमारो को चूमता है, फिर ड्राइवर से कहता है कि उन्हें अपने पसंदीदा स्थान पर ले जाए। यात्रा के दौरान मैक्सिम उनकी जिंदगी की योजना बनाना शुरू करता है। वह नताशा को कॉल करता है और उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे जश्न मना सकें। जब साशा पूछती है कि क्या हो रहा है तो वह समझाता है कि वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता।
यह सुनकर कि उसने अपनी सीख ली है, तमारो अपने यात्री को उसकी ड्राइव को 5 सितारे देने के लिए याद दिलाती है।